अध्याय 11 आश्चर्यजनक पुनर्प्राप्ति। अध्याय 11 आश्चर्यजनक पुनर्प्राप्ति। बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी कहें, मैं लिन लिन को दोबारा मांग तियान के अधीन काम नहीं करने दूंगी। बाहर मौजूद दोनों बच्चों को सुनने से रोकने के लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए लैंग यू ने सिसकियां रोकी। लैंग यू के विचार सुनकर तांग ज़िरान कुछ कह नहीं सका। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, उसका हृदय भावविभोर हो गया। दर्द बिना उतार चढ़ाव का सामना किए इंद्रधनुष कैसे देखा जा सकता है? कोई भी व्यक्ति केवल अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करके सफल नहीं हो सकता। ये जानकर मेरा दिल भी दुखता है कि लिन लिन को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वह अभी इनका सामना नहीं करेगा तो बड़े होने पर उसे और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब मैं उस दिन मांग तियान से मिलने गया तो मुझे पता चल गया कि वह अनिच्छुक था। उसमें एक कुशल लोहार का स्वाभिमान था, फिर भी लिन लिन उसकी स्वीकृति पाने में सफल रही। क्या आप समझते हैं कि कैसे? हमारा बेटा कितना शानदार है। हमारा ये बेटा वाकई एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है। काम से घर लौटते समय मांग तियान ने मुझे कुछ बताया। उसने कहा कि हमारा बेटा असाधारण प्रतिभा का धनी है, उसमें ईश्वरीय गुण हैं। उसमें इतनी ताकत है कि वह किसी भी साधारण आदमी और इससे भी अधिक। लिन लिन का दृढ़ संकल्प प्रशंसनीय है। ब्लू सिल्वर ग्रास को अपनी मार्शल सोल के रूप में प्राप्त करने से उसके एक शक्तिशाली सोल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमारे पास कोई खास साधन नहीं है, लेकिन अगर वह एक बेहतरीन लोहार बन जाता है तो कम से कम उसे जीवन भर कपड़ों खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारा बच्चा कमजोर नहीं है तो हम उसके मालिक होने के नाते उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? माता पिता, क्या हम कमजोरी दिखा रहे हैं? हमें उसका समर्थन और प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि एक 6 सितारा लोहार होने के नाते मांग तियान अपने शिष्य को उचित प्रशिक्षण देने में सक्षम होगा। वह निश्चित रूप से किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए लिन लिन को इसे आजमाने देते हैं, ठीक है? अगर पता चलता है कि उसे वाकई नुकसान हो रहा है तो मैं उसे हर संभव तरीके से ऐसा करने से रोकूंगा। अंततः लैंग यू ने समझौता कर लिया। उसे स्पष्ट था कि वह और उसका पति दोनों अपने बेटे से प्यार करते थे और तांग ज़िरान के तर्क ने उसे मना लिया था। जब वे दोनों बैठक कक्ष में लौटे तो उन्होंने देखा कि तांग वुलिन वहां बैठा हुआ था और मुस्कुराते हुए अपना खाना चबा रहा था। साथ ही वह अपने बगल में बैठी ना एर को देख रहा था। ना एर उसे एक एक चम्मच करके खिला रही थी। तांग ज़िरान और लैंग यू इस दृश्य को देखकर अवाक और स्तब्ध रह गए। दो प्यारे बच्चे वहां बैठे थे जिनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो वे अचानक किसी रहस्यमयी जगह पर आ गए हों। अत्यंत सामंजस्यपूर्ण दृश्य। तांग ज़िरान ने मन ही मन बुदबुदाया, तो हम इस बच्चे को गोद ले लेंगे। दूसरे बच्चे के साथ पलना बढ़ना लिन लिन के लिए फायदेमंद होगा। एमेन, लैंग यू ने थोड़ा सा खुलासा करते हुए सहमति व्यक्त की। अंत में मुस्कुराओ। इस तरह अंतरंग पारिवारिक रात्रिभोज का समापन ऐसे माहौल में हुआ। लेकिन एक बार फिर तांग वुलिन और ना एर की खाने की क्षमता ने विवाहित जोड़े को चौंका दिया। इन दो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उन्हें सबसे पहले इस समस्या का सामना करना पड़ा कि क्या वे उन दोनों का पेट भर पाएंगे। रात के खाने के बाद लैंग यू और तांग ज़िरान ने इस विषय पर चर्चा की और फैसला किया कि लैंग यू भी नौकरी ढूंढने जाएगी। अगर वे सिर्फ तांग ज़िरान की आमदनी पर निर्भर रहती तो उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता। देखो ना एर, यह मेरी मार्शल आत्मा है। तांग वुलिन ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी हथेली में धीरे धीरे घूमती हुई नीले रंग की घास की एक छोटी सी पत्ती दिखाई दी। हल्की नीली रोशनी के साथ साथ इससे एक कोमल लहरदार ऊर्जा भी निकल रही थी। आश्चर्य से भरे हुए ना एर ने अपनी हथेलियों में नीली चांदी की घास से खेलना शुरू किया। बड़े भाई, क्या भविष्य में मुझे भी योद्धा जैसी आत्मा मिलेगी? तांग वुलिन ने उत्तर दिया, बेशक तुम करोगे। हर किसी के अंदर अपनी मार्शल आत्मा होती है। बस 6 साल की उम्र तक इंतजार करो, फिर अगले साल तुम अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर पाओगे। जागृति का दिन। मैं थक गया हूँ, मैं अपना सिर नहीं उठा सकता। अब और हाथ ऊपर नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें भी जल्दी सोना चाहिए। जब वह बोल ही रहा था, तांग वुलिन पहले ही अपने बिस्तर पर लेट चुका था। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें सामान्य हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। नाय ने नासमझी से उसकी ओर देखा। सचमुच वह अपनी कुछ यादें ताज़ा करना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग धुंधला बना रहा और वह कुछ भी याद नहीं कर पाए। बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। आधी रात के सन्नाटे में तांग का दरवाजा, वुलिन और ना एर के कमरे का दरवाजा खुला और तांग ज़िरान अंदर आया। वह अपने बेटे के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और लैंग यू को मांग तियान द्वारा दी गई दवा की बोतल निकाली। अपने बेटे के हाथों पर दवा लगाने की तैयारी करते हुए उसने तांग वुलिन की आस्तीन खींची। ऊपर उसने अपने कंधों पर लगे एक बटन को दबाया, जिससे उसके कंधे पर लगी एक छोटी सी बत्ती जल उठी और वह बत्ती सीधे तांग पर चमकने लगी। वुलिन की बाँह। तांग ज़िरान तांग वुलिन की बाँह देखकर हैरान रह गया।
उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे की बांह पर कोई चोट के निशान नहीं थे, बल्कि लैंग यू के वर्णन के विपरीत वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसने बड़ी सावधानी से तांग वुलिन की हथेलियां खोलीं। उसकी हथेलियां जेड की तरह चमकदार और साफ थीं, उन पर जरा सा भी खरोंच नहीं था। चौंक कर तांग जिरान ने जल्दी से अपने बेटे के दूसरे हाथ की आस्तीन ऊपर खींची। हालत बिल्कुल पहले हाथ जैसी ही थी। चाहे जैसे भी देखा जाए, उसके बेटे के दोनों हाथ पूरी तरह से सुरक्षित लग रहे थे। तांग जिरान जानता था कि उसकी पत्नी उससे झूठ नहीं बोलेगी, वह स्वयं। लेकिन चोट के निशान और घाव कहाँ गायब हो गए थे? इसका कारण क्या था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह उसके बेटे की मार्शल सोल का प्रभाव था? कुछ विशेष मार्शल सोल ऐसी होती हैं जो स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन उसके पास। मैंने कभी ब्लू सिल्वर ग्रास में ये गुण नहीं सुना। एक प्रकार की क्षमता। जिस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया वह ये थी कि तांग वुलिन के काले बालों के नीचे उसके माथे पर एक धुंधली सुनहरी नसों की आकृति थी जो धीरे धीरे मिट रही थी। तांग जिरान वहीं बैठे रहे और कुछ देर सोचते रहे, अपने हाथों में दवा की बोतल और फिर अपने बेटे की बाहों को देखते हुए। उनकी आंखों में चिंतन की चमक दिखाई दी। कुछ देर बाद उसने दवा की बोतल एक तरफ रख दी और कमरे से बाहर चला गया। सुबह उसके बेटे की स्थिति की जांच करना बेहतर होगा। बहुत सवेरे तांग वुलिन सुबह जल्दी उठ गया। नहाने धोने के बाद वह रसोई में जाकर अपनी माँ के काम में मदद करने लगा। हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी वह कटोरी और प्लेटें उठा सकता था। लिन लिन, क्या तुम्हारी बाहों में अभी भी दर्द हो रहा है? अपने बेटे को इतना चिंतित देखकर लैंग यू का दिल फिर से दुखने लगा। लगता तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, तांग वुलिन ने अपनी बाहों को घुमाते हुए जवाब दिया। कल का दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था, मानो कभी था ही न। इतना ही नहीं, उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहें और भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। अब लैंग यू का लहजा शांत हो गया। लगता है कल अंकल मांग तियान ने जो दवा दी थी वो काफी असरदार है। अगर ऐसा है तो मम्मी निश्चिंत हो सकती हैं। कल जब आप सो गए थे, पापा ने जाकर थोड़ी सी दवा लगा दी थी। आपकी बाहों पर दवा। जैसे ही वह उनके कमरे से निकल रहा था, तांग जिरान ने यह बातचीत सुन ली। उसने जरा भी दवा नहीं लगाई थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसके बेटे की युद्ध आत्मा उत्तेजित हो गई थी, जिससे आत्मा पुनर्स्थापन क्षमता जागृत हो गई और वह और भी शक्तिशाली हो गया? ब्लू सिल्वर ग्रास के ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार के प्रभाव, उनके शानदार नाश्ते के दौरान उनका ये छोटा सा घर खुशी और हंसी से गूंज रहा था। पापा, जल्दी करो और मुझे स्कूल ले चलो। आज हम मार्शल सोल्स के बारे में सीख रहे हैं। अरे, कल मैं बहुत थकी हुई थी और भूल गई थी। ध्यान करो, घर पहुंचकर मुझे ध्यान करने के लिए याद दिला देना। मैं, तांग वुलिन, निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आत्मा गुरु बनूंगा। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर दैन के माध्यम से सूचित करें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें, यथासंभव। ओह, अगला अध्याय लोड करने के लिए नीचे खींचें। अध्याय 12 3 साल बाद। अध्याय 12 3 साल बाद। 3 साल बाद। रेड माउंटेन अकादमी। वान युनचाओ ने अपने गोलमटोल शरीर को मोड़ा, तांग वुलिन के करीब आकर फुसफुसाया, वुलिन, मैंने सुना है कि जो शाओलोंग ने 10वीं रैंक पार कर ली है और वह आज रात एक आत्मा खरीदने जा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने पिछली बार मुझसे नहीं कहा था कि तुम पहले से ही 9वें स्थान पर? हम तो बस स्नातक होने ही वाले हैं। अगर स्नातक होने तक आपकी रैंक 10 नहीं आती है तो आपको अकादमी के सिफारिश पत्र के बिना घर जाकर साधना करनी पड़ेगी। बाद में किसी माध्यमिक अकादमी में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 साल बीत गए थे और इसके साथ ही तांग वुलिन के जीवन में बड़े बदलाव आए। शुरुआत में उसकी लंबाई केवल 1.2 मीटर थी, जो अब बढ़कर 1.4 मीटर हो गई थी। वह अपने साथियों से थोड़ा लंबा था। उसका शरीर सामान्य था, वह मोटा नहीं था, दुबला पतला भी नहीं। बाहर से देखने पर वह खास ताकतवर नहीं लगता था। कद बढ़ने के साथ साथ उसका चेहरा और भी आकर्षक हो गया था, खासकर उसकी क्रिस्टल जैसी काली आंखें जो दर्पण की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित करती थीं। हालांकि उसकी योद्धा आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास थी, फिर भी वह काफी लोकप्रिय था। रेड माउंटेन अकादमी के भीतर वान युनचाओ वही मोटा लड़का था जिससे उसकी मुलाकात पहले साल में हुई थी। वह पहले तो तांग वुलिन को नीचा समझता था, लेकिन एक दिन जब उसने तांग वुलिन को धमकाने की कोशिश की तो पासा पलट गया और तांग वुलिन ने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। उस पिटाई के बाद से वह हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। उन दोनों में से किसी के पास भी अभी तक कोई विशेष आत्मिक कौशल नहीं था और न ही उनकी आत्मिक शक्ति के स्तर में कोई खास अंतर था। तांग वुलिन की शारीरिक शक्ति ने निस्संदेह उनके रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वह देखने में विशेष रूप से मजबूत नहीं लगता था, या कहें कि मजबूत। उस समय जब उसने वान युनचाओ को एक हाथ से उठा लिया था तो वान युनचाओ इतना डर गई थी कि वह जोर जोर से रोने लगी थी। वाह वाह! तब से वान युनचाओ तांग बन गई थी। वुलिन की छाया।
मार्शल सोल क्लास में लगभग 1 दर्जन ही छात्र थे और उनमें से 6 पहले ही उन्होंने 10वें स्तर की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। वे अब सबसे निचले स्तर के आत्मिक विद्वान सोल मास्टर से सीधे आत्मिक गुरु सोल मास्टर के पद पर पदोन्नत हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से पदोन्नत होने के लिए उन्हें पहले एक आत्मिक आत्मा प्राप्त करनी पड़ती थी। इन 3 वर्षों में उन्होंने इस प्राथमिक अकादमी में अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर ली थी। एक बार जब वे मध्यवर्ती अकादमी में प्रवेश करेंगे तो उन्हें उनकी विशेषज्ञताओं के अनुसार विभाजित किया जाएगा और वे अपनी विशेषज्ञता के लिए एक अकादमी में जाएंगे। ग्लोरी बाउंड सिटी एक छोटा शहर था, इसलिए यहाँ कोई मध्यवर्ती सोल मास्टर नहीं था। अकादमी एक मध्यम आकार के शहर में स्थित एक माध्यमिक अकादमी में दाखिला लेने के लिए व्यक्ति के पास एक आत्मा होना आवश्यक था। वान युनचाओ उन 6 छात्रों में से एक थी जिन्होंने 10वीं रैंक की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। स्नातक होने से पहले 10वीं रैंक की आत्मिक शक्ति प्राप्त करने वाले सभी छात्र अकादमी से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने के पात्र थे, जिससे उनके लिए प्रवेश पाना काफ़ी आसान हो जाता था। मध्यवर्ती अकादमी, इसका कारण ये था कि यह इस बात का प्रमाण था कि छात्र के पास आवश्यक कौशल है। यदि वे 10 वर्ष की आयु से पहले रैंक 10 तक साधना नहीं करते तो उन्हें किसी अन्य अकादमी में दाखिला लेने से पहले कई परीक्षाएं देनी पड़तीं। मध्यवर्ती अकादमी, मैं लगभग पहुंच ही गया हूं। मुझे लगता है कि मैं एक अड़चन में फंस गया हूं, तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी साधना की गति ने उन्हें चौंका दिया था। शिक्षक लिन जिमिंग, 3 साल में तीसरे स्तर की जन्मजात आत्मिक शक्ति से 10वें स्तर की आत्मिक शक्ति तक पहुंचना आत्मिक गुरुओं के बीच तेज गति नहीं मानी जा सकती। ज्यादा से ज्यादा इसे औसत गति ही माना जा सकता है। हालांकि उसकी युद्ध आत्मा ब्लू सिल्वर थी। घास 3 साल में 10वें स्थान तक पहुंचने का लक्ष्य इस तरह की कमजोर मार्शल सोल को निश्चित रूप से धीमा नहीं माना जा सकता। हालांकि इसकी तुलना उन प्रतिभाशाली लोगों से नहीं की जा सकती, फिर भी यह उच्च स्तर के भीतर ही थी। कक्षा लिन जिमिंग ने जब तांग वुलिन का मार्गदर्शन किया तो उन्होंने पाया कि इस बच्चे में ध्यान लगाने की एक विशेष प्रतिभा थी। वातावरण में मौजूद ऊर्जा को महसूस करना उसके लिए बहुत आसान था। इसके अलावा उनकी ध्यानमग्न अवस्था थी, बेहद एकाग्रचित। बाद में उसने पाया तांग वुलिन की तीव्र साधना का कारण गति थी। इस बालक की आध्यात्मिक शक्ति अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक थी, जिससे वह अधिक एकाग्रता और गति के साथ साधना कर पाता था। अगर स्नातक होने से पहले एक और छात्र 10वीं रैंक तक पहुंच जाता तो शिक्षक को न केवल प्रसिद्धि मिलती बल्कि बोनस भी मिलता। इसलिए अपनी पढ़ाई के अंतिम वर्ष में लिन जिमिंग ने तांग वुलिन को बहुत अधिक महत्व दिया। वह अक्सर उसे उपहार देती थी, संकेत और आमने सामने निर्देश। टैंग वुलिन ने भी उसे निराश नहीं किया। स्नातक होने से आधा महीना पहले ही तांग वुलिन रैंक 9 पर पहुंच चुका था और रैंक 10 से बस एक कदम दूर था। इस आखिरी कदम के बाद वह एक आत्मा के साथ जुड़कर एक सच्चा सोल मास्टर बन जाएगा। आत्मा के बिना एक आत्मविद नहीं था, वे एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हालांकि एक बार जब वे आत्मा के स्वामी बन जाते हैं और आत्मा की कौशल क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो वे एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। कौन कह सकता है कि स्नातक होने के बाद हम एक ही माध्यमिक अकादमी में प्रवेश लेंगे या नहीं। वान युनचाओ हंस पड़ी। यह मत कहना कि बड़े भाई ने तुम्हें तंग किया। जब तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान जागृत हो जाएगा तब हम फिर मुकाबला करेंगे। समय आने पर देखेंगे कि कौन किसे हराता है। तांग वुलिन ने अपना स्कूल बैग रखते हुए उसे एक नज़र देखा और कहा, तुम धीरे धीरे सपने देखते रहो। वह स्वाभाविक रूप से वान युनचाओ को यह नहीं बताएगा कि वह अब कितना शक्तिशाली हो गया है। अकादमी के द्वार के पास पहुंचते ही तांग वुलिन को जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह द्वार के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद चमकदार चांदी जैसे बालों का एक गुच्छा अकादमी की मिश्रित इमारत से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दिया। ना एर, धीरे चलो, तुम गिर जाओगे। तांग वुलिन की आवाज़ प्यार से भरी हुई थी, क्योंकि वह उस पर बहुत प्यार लुटाता था। ना एर के छोटे चांदी जैसे बाल थे और 3 साल बाद भी उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वह पहले से थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन उतनी ही प्यारी और खूबसूरत थी। बात बस इतनी सी थी कि चाहे आप उसे कितना भी देखें, वह वैसी ही बनी रहती थी। देखने पर तांग वुलिन और ना एर की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर नहीं दिखता था। वह तो बस एक छोटी बच्ची थी जो अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी। बड़े भाई, मुझे लॉलीपॉप खानी है। ना एर ने हंसते हुए तांग वुलिन की बांह पकड़ ली। ठीक है, चलो एक खरीद लेते हैं और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं वर्कशॉप के लिए निकल जाऊंगा। तांग वुलिन ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। जब छुट्टी पाए छात्र जाने लगे तो उनमें से किसी को भी इन दोनों भाई बहनों को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। वे लंबे समय से इसके आदी हो चुके थे। ना एर के तांग परिवार के साथ रहने के दूसरे वर्ष में उसने जागरण समारोह में भाग लिया और एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल थी, बल्कि आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पास कोई युद्ध शक्ति थी ही नहीं।
महाद्वीप के इतिहास में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला था। स्वाभाविक रूप से वह केवल अकादमी के सामान्य अनुभाग में ही अध्ययन करने के लिए प्रवेश ले सकती थी, क्योंकि उसमें युद्ध कौशल नहीं था। ना एर बहुत खूबसूरत हो गई, जिससे बाकी सभी लड़कियां उससे ईर्ष्या करने लगीं और सभी लड़कों में जिज्ञासा जागृत हो गई। इसी वजह से तांग वुलिन के जीवन में लड़ाइयों की कभी कमी नहीं रही। एक बार कुछ छात्रों ने उसे घेर लिया और चूंकि वह अकेले उन सबको हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने ना एर की रक्षा के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। अंत में उसके शरीर पर कई चोटें और खरोंचें आईं, लेकिन ना एर के शरीर का एक बाल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अगले दिन तांग वुलिन ने नेता को ढूंढ लिया और तब तक हर दिन उससे भयंकर लड़ाई लड़ती रही। अंततः उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना हरा दिया कि वे उससे डरने लगे और ना एर को परेशान करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। क्योंकि वह सोल मास्टर श्रेणी में था, इसलिए उसे कोई गंभीर दंड नहीं मिला। उस लड़ाई के बाद वह प्रसिद्ध हो गया और रेड माउंटेन में कोई भी उससे डर नहीं सकता था। अकादमी ने ना एर को फिर से धमकाने की हिम्मत की। 8 साल की उम्र से ही तांग वुलिन एक युवक की तरह व्यवहार करता था। वह अपनी छोटी बहन को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी उठाता था। कुछ नाश्ता खरीदने के बाद तांग वुलिन ने ना एर को उसके स्कूल बैग के साथ घर पर छोड़ दिया। इसके बदले में उसने तेल से भीगे हुए काम के कपड़े पहने और घर से निकल गया। फिर एक बार मांग तियान की कार्यशाला पहले ही बन चुकी थी। यह उनके रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर दैन के माध्यम से सूचित करें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। कोष्टक अगला अध्याय लोड करने के लिए नीचे खींचें।